नमस्कार दोस्तों, हमेशा की तरह आज भी अपने एक शानदार जानदार क्विज लेके आए हैं। जैसा कि आप लगातार देख रहे हैं, कोई सा भी आपका एग्रीकल्चर कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, चाहे वो एंट्रेंस का है, चाहे वो स्टेट में किसी वैकेंसी का है, चाहे वो सेंटर में किसी वैकेंसी का है, चाहे वो बैंकिंग का है, चाहे वो नाबार्ड का है, अपने कंटेंट में से सबसे ज्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं, प्लस अपनी क्विज में से भी सबसे ज्यादा क्वेश्चन है। और ये मेरा दावा है कि इतने क्वेश्चन डायरेक्ट और किसी की क्विज में आप नहीं देखोगे। ये नहीं है कि मुझे ईगो है, बस ये है कि हम बहुत अच्छा एनालाइज करते हैं, हार्ड वर्क करते हैं और उसके बाद आप लोगों के सामने क्वेश्चन है वो रिप्रेजेंट करते हैं। तो उसी सीरीज में हम कंटिन्यू करते हुए आज आप लोगों के लिए ये एक शानदार सी क्विज। इसमें आपका सबसे पहला क्वेश्चन बहुत आसान क्वेश्चन है, लेकिन फिर भी मैंने जो अपनी ऑनलाइन एग्रीकल्चर एप्लीकेशन पे फ्री क्विज डाल रखी है उसके अंदर ये क्वेश्चन दे रखा है। वहां मोस्ट ऑफ स्टूडेंट इसका आंसर गलत कर रहे हैं, तो मैंने सोचा चलो अपने यहां पे यूट्यूब पे डिस्कस करते हैं। विच इज द एडिबल पार्ट ऑफ कोकोनट? नारियल का खाने योग्य भाग कौन सा है? आप कमेंट बॉक्स में आंसर करिए, पता तो लगे भी आप क्या सोचते हैं। ए ऑप्शन है फ्रूट, बी ऑप्शन है स्टेम, सी ऑप्शन है लीफ और डी ऑप्शन है सीड। अब देखिए, नारियल जो है उसमें आपने सुना होगा कि लिक्विड एंडोस्पर्म होता है, तरल एंडोस्पर्म होता है, एल्बुमिन भी बोल देते हैं जिसको आप। एक ही फ्रूट है जिसमें लिक्विड एंडोस्पर्म होता है और वही जमकर गिरी बनाता है यानी कोपरा बनाता है और वही हमारे खाने योग्य भाग है। तो खाने योग्य भाग एंडोस्पर्म है, इस बात को तो मानते होंगे आप। और एंडोस्पर्म किसका पार्ट है? सीड का पार्ट है। तो खाने योग्य भाग क्या हुआ भाई? सीड हुआ। फिर भी मोस्ट ऑफ स्टूडेंट है, बहुत सारे जो स्टूडेंट है वो क्या आंसर देते हैं? फ्रूट आंसर देते हैं। पता नहीं क्यों देते हैं भाई। एंडोस्पर्म खाते हैं ये तो आपको पता है, इसमें लिक्विड एंडोस्पर्म है ये भी आपको पता है। तो फिर एंडोस्पर्म पार्ट किसका होता है? सीड का होता है। एडिबल पार्ट क्या होगा? सीड होगा, यानी एंडोस्पर्म होगा। भी एंडोस्पर्म दे दे तब तो हम राइट कर देंगे, तब तो कंफ्यूजन ही नहीं है। लेकिन फ्रूट और सीड दे दिया, तुरंत स्टूडेंट क्या कर देता है? फ्रूट कर देता है। ये एंडोस्पर्म से बना हुआ है, एंडोस्पर्म के जमने से बनता है, ठीक है। और यही पार्ट एडिबल है, तो ये एंडोस्पर्म है। फ्रूट वाला पार्ट तो आप खाते ही नहीं। देखो फ्रूट कौन सा है? सबसे पहले तो फ्रूट किसे बोलोगे? पेरिकार्प को। पेरिकार्प बोले तो फ्रूट, पेरिकार्प बोले तो क्या है? फ्रूट। जो हार्ड कवर होता है, जो अपने आइसक्रीम कप के रूप में काम में लेते हैं या ट्रेडिशनल कुछ चीजें बनाने के काम में लेते हैं, या फिर हम क्या करते हैं जैसे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट वगैरह में जो हार्ड लेयर होती है वो एंडोकार्प है। ये ऊपर वाला फाइबर वाला पार्ट है, ये मीजोकार्प है। और ऊपर ही ऊपर का कवर है वो एक्जोकार्प है। और इन तीनों से मिलकर पेरिकार्प यानी फ्रूट बनता है। और ये तीनों आप में से कोई नहीं खाता है। तो खाने योग्य भाग कौन सा है? एंडोस्पर्म। और एंडोस्पर्म किसका पार्ट होता है? सीड का पार्ट होता है। यहां पे आपने 3 होल देखे होंगे, ये 3 होल माइक्रोपाइल्स के होते हैं। पीछे बताया हुआ है माइक्रोपाइल्स का यूज क्या होता है। जब बीजांड होता है, ओव्यूल होता है, तो उसमें तो पोलन की एंट्री के लिए होते हैं ये। और उसके बाद जब सीड बन जाता है तो वाटर की एंट्री के लिए होते हैं, तब ये वाटर की एंट्री के लिए होते हैं। क्लियर है स्टूडेंट? तो पहला क्वेश्चन अपना ये था। दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़े। दूसरा क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी आपके सामने क्वेश्चन है कि अर्ली ब्लाइट ऑफ पोटैटो इज ए। आलू का अगेती झुलसा रोग। आलू का अगेती झुलसा रोग है वो कैसे पनपता है? एक तो प्राइमरी इंफेक्शन होता है, एक सेकेंडरी। में प्राइमरी की बात कर रहा हूं, ये पनपता कैसे बोर्न, सेकेंडरी की बात नहीं कर रहा हूं। सेकेंडरी में तो ज्यादातर एयर बोरोन होते हैं। मैं सिर्फ किसकी बात कर रहा हूं? प्राइमरी की बात कर रहा हूं। जरूरी नहीं है एयर बोरोन हो सेकेंडरी, लेकिन मैं प्राइमरी की बात कर रहा हूं। यहां पे ये पनपता कैसे, सेपरेट कैसे होता है, बाद में कैसे फैलता है, इसकी बात नहीं कर रहा हूं। नया पौधा हमने लगाया, उसके अंदर कहां से आया ये, उसकी बात कर रहा हूं। सॉइल बोरोन, एयर बोरोन, सॉइल बोरोन मरदोड, एयर बोरोन वातोड, सीड बोरोन यानी मरदोड बिजोड रोग। तो कैसा है? वैसे तो आपने सुना होगा मोस्ट ऑफ अल्टरनेरिया सीड बोरोन है। मोस्ट ऑफ अल्टरनेरिया क्या है? सीड बोरोन है। अल्टरनेरिया जो कवक होता है वो सीड से ही अगली पीढ़ी में जाता है। लेकिन सोलेनेसी में लगने वाला अर्ली ब्लाइट यानी अल्टरनेरिया सोलेनाई के कारण होता है। और अल्टरनेरिया सोलेनाई है ये सॉइल बोरोन है प्लस सीड बोरोन है, दोनों ही है। लेकिन ज्यादा किससे पनपता है? सॉइल से पनपता है।
और जब आपके पास ऐसा क्वेश्चन आ जाए तब राइट आंसर क्या करोगे, सॉइल बोरॉन डिजीज करोगे, क्योंकि ज्यादातर है वो प्लांट डिब्री में रहता है, मर्दा में रहता है, तो क्या है सॉइल बोरॉन बोलोगे, यानी मर्दोड रोग बोलोगे। हाँ, आपके पास इतनी आजादी होती कि आपको कोई दो ऑप्शन चुनने हैं या फिर डी ऑप्शन होता ए एंड सी बोथ, तब उस केस में आप कौन सा राइट करते, उस केस में डी राइट करते, उस केस में आप क्या करते, डी ऑप्शन है वो राइट करते। अदरवाइज सॉइल और सीड में से आपको एक ही चुनने की आजादी है, तो आप हमेशा कौन सा करेंगे, सॉइल बोरॉन डिजीज की बात करेंगे। हालांकि मैं मोटे मोटे एग्जाम्पल दे देता हूं जो सीधे के सीधे आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। बाकी मैं इस सेशन में सिर्फ आपको वो मेजर डिजीज बताऊंगा जो सीड बोरॉन है, वो मेजर डिजीज बताऊंगा जो कैसे हैं, सीड बोरॉन है। सॉइल बोरॉन नेक्स्ट सेशन में बात कर लेंगे, एयर बोरॉन फिर नेक्स्ट सेशन में बात कर लेंगे, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा। हाँ, अर्ली ब्लाइट में मैंने कहा प्राइमरी जो इंफेक्शन है या प्राथमिक रूप से ये जब पनपता है तो ये सॉइल बोरॉन और सीड बोरॉन होता है, लेकिन मेनली सॉइल बोरॉन होता है। जब सेकेंडरी सेपरेशन होता है यानी फैलता है एक पौधे से दूसरे पौधे में, तो इसमें कोनाडिया बनते हैं, और कोनाडिया आपको ही पता एयर बोरॉन होते हैं, मतलब एयर सेपरेट होते हैं, विंड सेपरेट होते हैं, तो कोनाडिया बनते हैं, तो फिर ये कोनाडिया हवा से फैल जाते हैं, ये सेकेंडरी में आता है। हमने यहां पे बात की है प्राइमरी की, ये पनपता कैसे है, तो पनपता मेनली तो सॉइल बोरॉन है लेकिन सीड बोरॉन भी है, और इस क्वेश्चन के आधार पे आपको ए ऑप्शन राइट आंसर करना है, और मैंने कंडीशंस है वो आपको सारी की सारी इसमें बता दी है। अब मैं कुछ सीड बोरॉन डिजीज बता देता हूं जो इंपॉर्टेंट है, और उसके अलावा पहले मैं सीधे वो बता देता हूं जो आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं और सीधे के सीधे आपको याद रखने हैं। देखिए स्टूडेंट, सॉइल बोरॉन डिजीज यानी मर्दोड रोग, फाइटोप्थोरा से होने वाले सभी रोग लगभग सॉइल बोरॉन है, मर्दोड है। पीथियम से होने वाले रोग सॉइल बोरॉन है यानी मर्दोड है। डाउनी मिल्ड्यू हमेशा सॉइल बोरॉन में ही आता है। सीड बोरॉन की बात करें तो फ्यूजेरियम आएगा, फ्यूजेरियम आएगा, जैसे आप उखट्टा पढ़ते हो, विल्ट पढ़ते हो, जो फ्यूजेरियम से होता है वो सीड बोरॉन है। बैक्टीरियल ब्लाइट सीड बोरॉन है यानी जीवाणु झुलसा सीड बोरॉन है। अल्टरनेरिया मैंने अभी बताया था सीड बोरॉन ही होता है, लेकिन ये सोलेनेसी वाला अल्टरनेरिया सोलेनाई है, ये सॉइल बोरॉन प्लस सीड बोरॉन है। एयर बोरॉन की बात करें तो मोस्ट ऑफ बैक्टीरियल डिजीज एयर बोरॉन है। उसके अलावा कोलेटोट्राइकम है, ये भी एयर बोरॉन है। पाउडरी मिल्ड्यू भी एयर बोरॉन है, और रस्ट है वो भी एयर बोरॉन है, रस्ट है वो भी कैसा है, एयर बोरॉन है, ठीक है। अब मैं कुछ इंपॉर्टेंट डिजीज बता देता हूं जो जनरली सीड बोरॉन है। कुछ समट की बात करूं जैसे वीट और बार्ली का, गेहूं और जौ का लूज समट, करनाल समट, प्लेग समट, राइस का फाल समट, और उसके अलावा अगर मैं बात करूं पियल मिल्ट का समट। यहां जो लिस्ट दी गई है वो सारे के सारे सीड बोरॉन नहीं है, ये एक अलग तरह की लिस्ट है। हालांकि ये सीड से फैलने वाला ही रोग है, लेकिन आपको ये याद नहीं करने, बस मैं रोगों के नाम बता रहा हूं। बाजरा का समट है। उसके अलावा मैं बात करूं जो सोरगम है, सोरगम बोले तो ज्वार, इसका जो एंथ्राकनोज रोग है, श्याम वर्ण रोग है, ये भी किससे फैलता है, जो मैं बोल रहा हूं वही याद रखने आपको। जो बाजरा का एंथ्राकनोज है, श्याम वर्ण है, कॉटन का भी एंथ्राकनोज है, ये जनरली किससे फैलते हैं, सीड बोरॉन। उसके अलावा मैं बात करूं कि जो कॉटन है, चना है, उसका जो अल्टरनेरिया ब्लाइट होता है वो भी किससे, अल्टरनेरिया तो फैलता है किससे है, सीड से फैलता है। शुगर केन में जैसे विल्ट है, पाइनएप्पल डिजीज है और समट डिजीज है, ये भी सीड बोरॉन है। बाकी नहीं याद रखने, जो लिस्ट में है वो नहीं जो मैं बोल रहा हूं। गन्ने का विल्ट है यानी उकट्टा है, और एक गन्ने में पाइनएप्पल डिजीज भी होता है, पाइनएप्पल डिजीज, और उसके अलावा स्मट डिजीज है। मूंगफली का चारकोल रोट, क्राउन रोट, ये जनरली किससे फैलते हैं, सीड बोरॉन है। और येलो मोल्ड या अल्फा टॉक्सिन है जो मूंगफली का येलो मोल्ड या जो अल्फा टॉक्सिन है वो भी किससे फैलता है, सीड से फैलता है। सनफ्लावर में अल्टरनेरिया ब्लाइट और चारकोल रोट, अल्टरनेरिया ब्लाइट और चारकोल रोट, ये भी सीड बोरॉन है। सोयाबीन में एंथ्राकनोज श्याम वर्ण, पोड और स्टेम ब्लाइट, और पर्पल सीड स्टेन डिजीज जो है वो भी किससे फैलते हैं, वो भी सीड से फैलते हैं, सीड बोरॉन है। चिकपी चने के अंदर एकोसिया ब्लाइट, अल्टरनेरिया ब्लाइट, विल्ट और ग्रे मोल्ड, ये भी सीड बोरॉन है।
जो मैंने डिजीज बोले हैं वो सीड बोरॉन डिजीज है, ठीक है। तो आप पॉज करके वीडियो को एक बार फिर से सुन लीजिएगा और अच्छे से गौर कर लीजिएगा, पक्का आपके एग्जाम में कोई ना कोई क्वेश्चन आएगा ही आएगा, ठीक है। अब देखिए स्टूडेंट, मैं एक इंफॉर्मेशन दे देता हूं, उसके बाद फिर अपने इस क्वेश्चन की सीरीज को कंटिन्यू करेंगे, और भी बहुत सारे क्वेश्चन हैं। देखिए स्टूडेंट, अभी 28 अक्टूबर से कुछ नए ऑनलाइन बैचेज स्टार्ट होने जा रहे हैं। 28 अक्टूबर से कुछ नए ऑनलाइन बैचेज है वो स्टार्ट होने जा रहे हैं, और उन पर हैवी डिस्काउंट है। आपको ही पता है, मैंने पहले भी बताया था कि हमारे यहाँ डिस्काउंट बहुत रेयर होता है। ऐसा नहीं कि हम डिस्काउंट करना नहीं चाहते हैं, लेकिन देखिए स्टूडेंट, अब जाहिर सी बात है, जिन लोगों ने पहले पूरे प्राइस देके कोर्स खरीदा है और बाद में कोई डिस्काउंट पे खरीदा है, तो पहले वाले बच्चों को बहुत अजीब फील होता है ना, इसलिए हम डिस्काउंट जनरली देते नहीं है। लेकिन इस बार बच्चों ने बहुत इंसिस्ट किया है, इसलिए हमने नए जो बैच स्टार्ट हो रहे हैं उन पे डिस्काउंट रखा है। यूपी टीजीटी का, यूपी पीजीटी का, यूपी एलटी का, ये नए बैच 28 अक्टूबर से स्टार्ट हो रहे हैं और इन पर 30% ऑफ है। बैच आपको ऑनलाइन मिलेंगे, ऑनलाइन एग्रीकल्चर एप्लीकेशन पे, वेबसाइट पर भी आप विजिट कर सकते हैं। ऑनलाइन कोर्स में आपको क्या क्या मिलेगा, देखो ऑनलाइन कोर्स में आपको मिलता है लाइव क्लासेस, वही क्लासेस रिकॉर्डेड, और उसके अलावा उनकी पीडीएफ ऑन एप्लीकेशन पे, और उनकी जो बुक्स है पूरे सिलेबस के अनुसार बाय पोस्ट आपके एड्रेस पे मिलेगी आपको, और उसके अलावा टेस्ट सीरीज और मॉक टेस्ट मिलेंगे। और इसका सब्सक्रिप्शन आपका 1 ईयर रहेगा। ऐसा नहीं है कि एग्जाम हो गया तो आपका सब्सक्रिप्शन हट जाएगा, सब्सक्रिप्शन 1 ईयर रहेगा। हाँ, 1 ईयर के बाद आपका सब्सक्रिप्शन है वो खत्म हो जाएगा। और ये 30% ऐसा नहीं है कि प्राइस बढ़ाकर फिर 30% ऑफ किया है, नहीं। हमारे कोर्स का आपने देखा होगा, टीजीटी के 3 बैच बड़े धराले से बड़े बड़े बैच चल रहे हैं आपके, और उनका प्राइस है 6500 रुपए। यूपी पीजीटी का जो प्राइस है वो है 7000 रुपए, ये एक्चुअल प्राइस है, आप पहले वाले कोर्सेज में भी देखिए। यूपी एलटी का 7000 रुपए। अब इनके अंदर 30% ऑफ मिलेगा, जब इसमें 30% ऑफ हो जाएगा तो ये 4550 के आसपास का हो जाएगा, बाकी चेक कर लेना। और ये 4900 रुपए का हो जाएगा, ये भी आपका 4900 रुपए का हो जाएगा। लेकिन होगा कब, जब आप एप्लीकेशन पे कोर्स परचेज करेंगे, उस समय कूपन कोड क्या इस्तेमाल करेंगे, दिवाली कूपन कोड क्या इस्तेमाल करेंगे, दिवाली कूपन कोड इस्तेमाल करेंगे। क्लियर है। और अधिक जानकारी के लिए दिए गए नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। उसके अलावा प्री पीजी यानी एमएससी एंट्रेंस के लिए जो आपका बैच स्टार्ट हो रहा है, इसका बैच पिछली बार भी कितने का था, 10,000 का, इस बार भी 10,000 का है, लेकिन कंसेशन के साथ, डिस्काउंट के साथ ये आपको पड़ रहा है 7,000 रुपए का। यूपी के टेट का पिछले साल भी बैच आपका 8,000 का था, इस बार 30% सिर्फ दीपावली तक ऑफ है, जो आपका बैच पड़ेगा 5600 रुपए का, चेक कर लेना। और शुगर केन सुपरवाइजर के पिछले बैच 6000 के हैं, इसका भी प्राइस 6000 है, लेकिन आप ऑफर में लेते हैं तो ऑफर में कितने का होगा, 4200 रुपए का होगा। और ये ऑफर सिर्फ और सिर्फ 25 तक आज से स्टार्ट है, स्टार्ट तो पहले से भी हो गया था, लेकिन 25 के बाद नहीं मिलेगा, किसी भी हालत में नहीं मिलेगा। 25 तक ही क्या है, ये ऑफर है। और ये ऑफर में आप दिवाली जो आपका कोड है वो इस्तेमाल करें, कूपन कोड, और परचेज करें। एप्लीकेशन पे भी जा सकते हैं, और उसके अलावा आप किस पर जा सकते हैं, वेबसाइट पर भी जा सकते हैं। हाँ, उसके अलावा एक और इंफॉर्मेशन मैं दे देता हूं कि हम लोग अभी देहरादून, हमारा जो कोचिंग संस्थान है देहरादून, राजस्थान में भी है, लेकिन देहरादून की बात कर रहा हूं। देहरादून यूपी टीजीटी, पीजीटी और यूपी एलटी के गारंटेड बैच स्टार्ट होने जा रहे हैं, और गारंटी है इसमें, अगर आपका सिलेक्शन नहीं होता है तो 80% आपको फीस वापस दे दी जाएगी, लेकिन गारंटी एक ही शर्त पे लागू होगी, जब आपकी 95% अटेंडेंस होगी। अगर 95% आपकी अटेंडेंस नहीं है तो कोई गारंटी नहीं है, फिर आप ऑफलाइन बैच के लिए नहीं आना है, कोई मतलब नहीं है, क्योंकि हमारी गारंटी का कोई फायदा नहीं होने वाला है। लेकिन आप लोगों को हर दिन 4 से 5 घंटे स्पेशल प्रैक्टिस करवाते हुए नए बैच स्टार्ट किए जा रहे हैं, और ये ऑफलाइन होंगे और 1 नवंबर से स्टार्ट होंगे।
ऑफलाइन होंगे और कब से स्टार्ट हो रहे हैं, 1 नवंबर से स्टार्ट हो रहे हैं। सिलेक्शन न होने पर आपका 80% फीस है वो वापस रिफंड कर दिया जाएगा और फीस जो है इसकी वो 12,000 रुपए है। कितनी है, 12,000 ऑफलाइन की। लेकिन बैच वही स्टूडेंट ज्वाइन करें जो 95% अपनी अटेंडेंस है वो रख सकते हैं। ठीक है, चलिए अब हम वापस चलते हैं क्विज की ओर। अपना एडवर्टाइजमेंट हो गया भाई, इतना बहुत है। चलिए नेक्स्ट अपने बात करें, अगला जो आपका क्वेश्चन है, अगला जो क्वेश्चन है वो है हेड ऑफिस ऑफ डायरेक्टर ऑफ मार्केटिंग एंड इंस्पेक्शन डीएमआई इज लोकेटेड। विपणन और निरीक्षण निदेशालय डीएमआई का प्रधान कार्यालय कहां पे स्थित है। हेड ऑफिस की बात की है ना, रीजनल हेड ऑफिस मत बोल देना भाई, मैं यहां पे हेड ऑफिस की बात कर रहा हूं। इसका हेड ऑफिस कहां पे है, 1935 में बना था, आपको ही पता है। किन उद्देश्यों से बना था वो हम बाद में बात करते हैं, बट इसका हेड ऑफिस है वो फरीदाबाद हरियाणा के अंदर है। कहां पर है, फरीदाबाद हरियाणा के अंदर है। और इसका राइट आंसर क्या होगा, ए ऑप्शन होगा। थोड़ा सा अपने इसके एक्सप्लेन में चलते हैं और उसके बाद फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में चलेंगे, क्योंकि एक्सप्लेन के बगैर क्या पता क्वेश्चन डायरेक्ट बेस आना है कि कोई इनडायरेक्ट क्वेश्चन आ जाए। तो चलिए बात करें अपने, देखो द डायरेक्टर ऑफ मार्केटिंग एंड इंस्पेक्शन, ये जनरली क्या है कि ये डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर, कॉर्पोरेशन एंड फार्मर वेलफेयर, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर के जो अंडर में आता है उसका अटैच ऑफिस है ये। यानी डीएमआई जो है डायरेक्टरेट ऑफ मार्केटिंग एंड इंस्पेक्शन, ये डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर, कॉर्पोरेशन एंड फार्मर वेलफेयर के साथ अटैच्ड बॉडी है। और ये किसके अंडर में काम करता है, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर के अंडर में काम करता है। कब बना था, 1935 के अंदर बना था। कब बना था, 1935 के अंदर बना था। इसका उद्देश्य क्या था कि जो एग्रीकल्चर मार्केटिंग पॉलिसी और प्रोग्राम जो भी आते हैं इनको सुचारू रूप से चलाया जा सके, समन्वित रूप से, इंटीग्रेटेड रूप से इनका डेवलपमेंट किया जा सके, और एग्रीकल्चर और एलाइड जो प्रोडक्ट है इनकी मार्केटिंग को लेकर किसान के अंदर क्या है, कॉन्फिडेंस हो, विश्वास हो, उसी के लिए क्या है डीएमआई है वो काम करता है। ठीक है, जनरली ये क्या करता है, सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में भी एग्रीकल्चर एंड एलाइड जो है उनके मार्केटिंग के लिए एक रिलेशन डेवलप करता है। यानी सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में एक मतलब कनेक्शन का काम करता है, ताकि जो एग्रीकल्चर मार्केटिंग है उसको बड़े स्मूथली है उसको संचालित किया जा सकते, इस उद्देश्य से। इसका जो हेड ऑफिस है वो तो फरीदाबाद हरियाणा में है, और इसका ब्रांच हेड ऑफिस का ध्यान रखना, ब्रांच हेड ऑफिस है नागपुर महाराष्ट्र में। और 11 इसके रीजनल ऑफिस है, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, हैदराबाद, चंडीगढ़, जयपुर, लखनऊ, भोपाल, कोची, गुवाहाटी, ये इसके क्या है जनरली रीजनल ऑफिस है। कैसे हैं, रीजनल ऑफिस कितने हैं, 11। ब्रांच हेड ऑफिस नागपुर महाराष्ट्र में, और हेड ऑफिस कहां पे है, फरीदाबाद हरियाणा के अंदर है। और जो इसके अंडर में आने वाली सेंट्रल एगमार्क लेबोरेटरी कहां पे है, नागपुर में। सेंट्रल एगमार्क लेबोरेटरी भी कहां पे है, नागपुर के अंदर है। तो ध्यान रखना, एग्रीकल्चर मार्केटिंग और एलाइड जो एग्रीकल्चर के पार्ट हैं उनकी मार्केटिंग के जितनी भी पॉलिसी प्रोग्राम हैं उनका इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट के उद्देश्य से ही डीएमआई को बनाया गया है। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फ्लॉविंग इज रेस्पिरेटरी पॉइजन, निम्न में से कौन सा श्वसन विष है। देखो जब हम कीटों का नियंत्रण करते हैं, खास करके अगर हम बात करें स्टोरेज वगैरह में, तब हमें क्या है, कौन सा इंसेक्टिसाइड यूज करना है, कौन सा पेस्टिसाइड यूज करना है, ये पता होना चाहिए। इवन फील्ड में भी जब आप यूज करते हो तो हमें ये पता होना चाहिए। जैसे कईयों में जनरली क्या होता है, फिजिकल पॉइजनिंग देखने को मिलती है, किसी में रेस्पिरेटरी पॉइजनिंग देखने को मिलती है, किसी में साइटोप्लाज्मिक पॉइजनिंग देखने को मिलती है, यानी कोशिका द्रव्य से संबंधित जहर देखने को मिलता है। तो आपसे यह पूछा गया है कि रेस्पिरेटरी पॉइजन कौन सा है, निम्न में से श्वसन विष कौन सा है। JH एनालोगस, दूसरा है आपका कार्बोमेट्स, तीसरा है आपका रोटेनोन, और चौथा है आर्सेनिकेल्स।
तो इनमें से कौन सा श्वसन विष है यानी रेस्पिरेटरी पॉइजन है? तो देखिए स्टूडेंट, रेस्पिरेटरी जो पॉइजन है वो कौन सा है? सी ऑप्शन आपका राइट होगा। कौन सा ऑप्शन राइट है यहां पे? सी ऑप्शन राइट है, यानी जो रेस्पिरेटरी पॉइजन है वो कौन सा है? रोटेनॉन। चलिए आप ये भी बता सकते हैं कि जो जनरली क्या है, बाकी जो पॉइजन है वो कौन कौन से हैं, क्योंकि वो भी डिस्कस करना बहुत जरूरी है। अगर वो हम डिस्कस कर लेते हैं तो थोड़ा सा हमारे लिए क्या हो जाता है? आसान हो जाता है, क्योंकि क्वेश्चन तो देखो एग्जाम में आने ही आने हैं, क्वेश्चन तो एग्जाम में आने ही आने हैं। वन बाय वन मैं आपको सारे बता देता हूं ऑप्शन की बजाय, ये इजी रहेगा आप लोगों के लिए। फिजिकल पॉइजन, देखो फिजिकल पॉइजन कौन से होते हैं? ऐसे पॉइजन जो जनरली क्या है, मतलब जो इंसेक्ट है उसका दम घुटा दें, ठीक है, सीधा हम उस पर जहर अप्लाई नहीं कर रहे हैं, उसके अंदर जहर अप्लाई नहीं कर रहे हैं, बस कंडीशन ऐसी पैदा कर दें कि वो सांस लेने में तंग हो जाए और मर जाए। तो इस तरह के जो पॉइजन होते हैं उनको हम फिजिकल पॉइजन में रखते हैं, ठीक है, मतलब बाहर जो फिजिकल इफेक्ट है वो पैदा करते हैं जिससे ये मर जाए। अब देखो इसमें क्या क्या आता है, एक तो आता है हॉर्टिकल्चरल मिनरल ऑयल आता है, उसके अलावा फ्यूमिगेंट्स जो धूमक होते हैं वो आते हैं, एक्टिवेटेड क्ले है वो आती है, और इनट जो डस्ट है वो आती है, जिससे हम इनके श्वास को रोक देते हैं, समंदन कर देते हैं, जिससे इनकी मृत्यु हो जाती है। तो फिजिकल पॉइजन के आपको एग्जाम्पल याद रखने और सीधे सीधे एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। प्रोटोप्लाज्मिक पॉइजन, ये प्रोटोप्लाज्म यानी जो जीव द्रव्य है उसके अंदर जहर पैदा कर देते हैं और कीट को मारते हैं। इसमें आर्सेनिकल्स है और उसके अलावा कुछ इनऑर्गेनिक कंपाउंड भी आते हैं। रेस्पिरेटरी पॉइजन ऐसे मतलब केमिकल जिनका यूज करने से क्या होता है, कीट होते हैं उनका सांस रुक जाता है, वातावरण ऐसा पैदा नहीं करते हैं, उसको ये जहर देने की वजह से उसका सांस रुक जाता है, यानी सांस को इनहिबिट कर देते हैं, अवरोधक कर देते हैं। सांस वाले जो एंजाइम होते हैं उनको ये क्या कर देते हैं? रोक देते हैं, जैसे HCN आ जाएगा और उसके अलावा रोटेनोन आ जाएगा, जैसा कि अभी क्वेश्चन में पूछा था। नर्व पॉइजन जो नर्वस सिस्टम को क्या कर देते हैं? खत्म कर देते हैं, जैसे हम बात करें क्लोरोपायरिफॉस। क्लोरोपायरिफॉस बहुत खतरनाक है, जो ऑर्गेनोफॉस्फेट है। उसके अलावा कार्बोमेट्स है, उसके अलावा पायरिथ्रोइड्स है। इंसेक्ट ग्रोथ इनहिबिटर जो इंसेक्ट की ग्रोथ को, वृद्धि को चेक कर देते हैं, जैसे जुवेनाइल हार्मोन एनालोगस, जुवेनाइल हार्मोन एनालोगस वगैरह है। तो ये अच्छे से याद कर लेना स्टूडेंट, सीधे का सीधा क्वेश्चन आता है आपके एग्जाम में और ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है आपका। अगला क्वेश्चन है डैंपिंग ऑफ डिजीज इन टोबैको इज कॉज्ड बाय। तंबाकू में आदर गलन रोग किसके कारण होता है? वैसे तो स्टूडेंट आदर गलन रोग है मेनली किसके कारण होता है? पीथियम एपिडेंट्रिम के कारण, लेकिन उसके अलावा फ्यूजेरियम के कारण भी हो सकता है और राइजेक्टोनिया के कारण भी हो सकता है, और कभी कभार जो है वो फाइटोफथोरा के कारण भी हो सकता है। इन तीनों की वजह से तो होता ही होता है। सबसे ज्यादा पीथियम एपिडेंट्रम, उसके अलावा फ्यूजेरियम से भी हो सकता है, राइजेक्टोनिया से भी हो सकता है, लेकिन जो तंबाकू है या मैं बोल दूं कि जो सोलेनेसी है, उनके अंदर मेनली जो डैंपिंग ऑफ है, आदर गलन है, वही तने के पास पानी लगने की वजह से स्टेम में रोटिंग हो जाती है। छोटा पौधा है, सॉफ्ट वुड वाला है तो टूट के गिर जाएगा, हार्ड वुड वाला है तो उसकी बारक खराब हो जाएगी, पौधा आपका खराब हो जाएगा। लेकिन सोलेनेसी में ये रोग होता है, वैसे तो मेनली होता पीथियम एपिडेंट्रम से, कुछ पौधों में फ्यूजेरियम से, कुछ पौधों में राइजेक्टोनिया से भी देखने को मिलता है, लेकिन तंबाकू में या सोलेनेसी में मेनली पीथियम एपिडेंट्रम के कारण होता है, पीथियम एपिडेंट्रम। और मैंने आपको बता रखा है पहले से, ये सबसे ज्यादा, अगर मैं वेजिटेबल में बात करूं तो वेजिटेबल में सबसे ज्यादा किसको नुकसान पहुंचाता है? सोलेनेसी को नुकसान पहुंचाता है। फ्रूट में अगर मैं बात करूं तो ये सबसे ज्यादा पपाया को नुकसान यानी पपीता को नुकसान पहुंचाता है। अगर मैं एग्रोनॉमी क्रॉप की बात करूं तो एग्रोनॉमी में एक तो टोबैको है ही, क्योंकि ये भी सोलेनेसी है ना, एक तो आपका क्या है, टोबैको तो है ही है। उसके अलावा मैं बात करूं तो ये जितने भी पल्सेज है उनको नुकसान पहुंचाता है, और जो सीड स्पाइसेज होते हैं स्टूडेंट उनको भी खूब नुकसान पहुंचाता है।
और इसके अलावा नर्सरी के अंदर खतरनाक नुकसान पहुंचाता है। इवन इसका नाम ही नर्सरी डिजीज कर दिया गया है। इसका नाम ही क्या कर दिया गया है? नर्सरी डिजीज है वो कर दिया गया है। और मेडिसिनल क्रॉप में जाओगे तो आप देखेंगे अश्वगंधा के अंदर प्रॉब्लम करता है, बेलेडोना के अंदर भी क्या है, ये काफी प्रॉब्लम करता है। तो यहां से भी कई बार क्या है, क्वेश्चन आ जाता है, आपसे पूछ ले कि नर्सरी का सबसे खतरनाक रोग या नर्सरी रोग कौन सा है, तो आप बोलेंगे डैम्पिंग ऑफ। आपसे पूछ ले पपाया का सबसे खतरनाक रोग, तो आप कौन सा बोलेंगे? डैम्पिंग ऑफ बोलेंगे। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन में चलते हैं अपने। क्वेश्चन एक से एक मजेदार मिलेंगे, लेकिन एक दो क्वेश्चन मैंने इजी भी डाले हैं क्योंकि कई बार एग्जाम में वो भी तो पूछ लिए जाते हैं। ऐसा नहीं है कि इजी क्वेश्चन पूछे नहीं जाएंगे। एट विच टाइम पीक पॉपुलेशन ऑफ राइस रूट नेमेटोड कैन बी सीन इन द फील्ड? धान की जड़ के सूत्रकृमि की चरम आबादी किस समय आपको खेत में देखने को मिलती है? राइस रूट नेमेटोड ये आप जानते ही हो। देखो हेरी स्केमेनिला ओराइजी, हेरेस स्केमेनिला ओराइजी जो है, हेरेस स्केमेनिला ओराइजी जो है वो राइस रूट नेमेटोड है, ठीक है। और ये जनरली आपको सबसे ज्यादा फील्ड में कब देखने को मिलेगा? ये मिलेगा फ्लावरिंग स्टेज में। कब देखने को मिलेगा? फ्लावरिंग स्टेज में देखने को मिलेगा। अब आपने सुना होगा कि नेमेटोड तो खड़े पानी में रहता ही नहीं है। जितने भी प्लांट पैरासाइट नेमेटोड है जो अपने फसलों में होते हैं, ये पानी में नहीं पनपते हैं। पानी होते हैं तब ये मर जाते हैं, लेकिन ये रह जाता है, इसीलिए तो इसको फ्लड नेमेटोड बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसे? फ्लड नेमेटोड बोलते हैं। राइस रूट नेमेटोड को अच्छे से ध्यान रखना, क्या बोलते हैं इसको? फ्लड नेमेटोड। हेरिस्केमेनिला ओराइजी, हेरिस्केमेनिला ओराइजी, हेरिस्केमेनिला ओराइजी, इसको फ्लड नेमेटोड भी कहा जाता है। नेक्स्ट अपने बात करें स्टूडेंट अगला क्वेश्चन। ये क्वेश्चन सिंपल है, ठीक है, और मुझे उम्मीद है कि आप अच्छा सा आसानी से आंसर दे देंगे। किन्नू इज मेनली प्रोपोगेटेड बाय, किन्नू मुख्य रूप से किसके द्वारा प्रसार किया जाता है? किन्नू का जो प्रोपोगेशन होता है मेनली किसके द्वारा होता है? बडिंग से होता है, सीड से होता है, एयर लेयरिंग से होता है? नन। देखिए सिर्फ सिट्रस की बात करें तो एयर लेयरिंग सिर्फ लेमन में चलती है। किसमें चलती है? लेमन में। सीड की बात करें तो सीड से प्रोपोगेशन सिर्फ लाइम में करते हो, चाहे वो एसिड लाइम है चाहे वो स्वीट लाइम है। बाकी सभी ऑलमोस्ट जितने भी नींबू वर्गीय है इनमें आप टी बडिंग करते हैं। क्या करते हैं? टी बडिंग। जैसे मैं बात करूं मैंड्रिन यानी संतरा है, स्वीट ऑरेंज यानी माल्टा है, किन्नू है, तो इनमें क्या किया जाता है? बडिंग। और कौन सी बडिंग की जाती है? टी बडिंग की जाती है। तो राइट आंसर क्या होगा स्टूडेंट? ए ऑप्शन है वो आपका राइट होगा। तो सिट्रस में किस किस से प्रोपगेशन होता है मैंने ये आपको क्लियर कर दिया है। नेक्स्ट अपने बात करें स्टूडेंट, अगला क्वेश्चन है फादर ऑफ एग्रोनॉमी। बहुत आसान है भाई, फादर ऑफ एग्रोनॉमी तो सिंपल सा है। सस्य विज्ञान के जनक किसे बोलोगे आप? ये तो गलत नहीं करोगे। सस्य विज्ञान के जनक है जेथ्रो टूल या पीटर डिकरसेंजी या डोनाल्ड या बी विश्वनाथ। देखिए जेथ्रो टूल को तो आप अच्छी तरह से जानते हैं। जेथ्रो टूल फादर ऑफ वीड साइंस, फादर ऑफ मॉडर्न टिलेज, आधुनिक भू परिष्करण के जनक, खरपतवार विज्ञान के जनक। हॉर्स हो किसने खोजा था? जेथ्रो टूल ने खोजा था। हॉर्स होइंग हैस्पेंड्री बुक किसने प्रकाशित की थी? जेथ्रो टूल ने 1731 में की थी। टिलेज शब्द किसने दिया था? जेथ्रो टूल ने दिया था। वीड शब्द किसने दिया था? जेथ्रो टूल ने दिया था। जीरो टिलेज शब्द किसने दिया था? जेथ्रो टूल ने दिया था। और वीड और टिलेज शब्द है वो एंग्लो सैक्सन लैंग्वेज का है। कौन सी का? एंग्लो सैक्सन का है। पीटर डिकरसेंजी को आप क्या बोलते हैं? फादर ऑफ एग्रोनॉमी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर तो बी ऑप्शन है। डोनाल्ड जिन्होंने एक तो आइडोटाइप दिया था या प्लांट आइडियल टाइप बोलते हैं जिसको आप, आइडोटाइप दिया था, उसके अलावा हार्वेस्टिंग इंडेक्स दी थी। एक तो आइडोटाइप प्लांट आइडोटाइप दिया था और दूसरा क्या दिया था? हार्वेस्टिंग इंडेक्स है वो दिया था। उसके अलावा बी विश्वनाथन IARI इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट में 1936 में पहली बार कोई भारतीय डायरेक्टर बने थे और वो कौन थे? बी स्वामीनाथन थे। इससे पहले अंग्रेजी डायरेक्टर थे।
पहले आईआरआई के भारतीय डायरेक्टर कौन थे? बी विश्वनाथन थे, जो कब बने थे? 1936 के अंदर बने थे। और इस क्वेश्चन में आपसे जो पूछा गया है उसका राइट आंसर क्या होगा? बी ऑप्शन है वो आपका राइट होगा। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन में बढ़े। अगला क्वेश्चन है टूपिंग इज द एक्ट ऑफ मैटिंग इन। टूपिंग संभोग की क्रिया किसमें बोली जाती है? देखिए स्टूडेंट, सबसे पहले तो है सिप, भेड़। भेड़ के अंदर जो मेटिंग की प्रोसेस होती है उसको क्या बोलते हैं? ये तो बहुत सिंपल है, लेकिन आपको ही पता है इनसे क्वेश्चन आता रहता है। इनसे जनरली क्या है, क्वेश्चन आता रहता है, इसका तो कोई तोड़ ही नहीं है, हमेशा ही आता रहा है। भेड़ के अंदर जो जनरली मेटिंग की क्रिया होती है उसे ही आप क्या बोलते हैं? टूपिंग। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ए ऑप्शन। गोट के अंदर जो मेटिंग होता है उसको बोलते हैं सर्विंग। गाय के अंदर जो मेटिंग की क्रिया होती है उसे भी आप क्या बोलते हैं? सर्विंग ही बोलते हैं। लेकिन जो पिग के अंदर होता है उसे फाउलिंग बोलते हैं। पिग के अंदर क्या बोलते हो आप? फाउलिंग बोलते हो। पिग के अंदर फाउलिंग, गोट और काउ के अंदर सर्विंग, और सिप के अंदर क्या बोलते हो? टूपिंग। और इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ए ऑप्शन, यानी संभोग की क्रिया, मेटिंग की क्रिया ये है। तो स्टूडेंट आज के लिए बस इतने ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और आपकी 24 को दीपावली है, तो सभी को हैप्पी दीपावली। लेकिन उससे पहले अपने जरूर मिलेंगे तो ताजा बिल्कुल हैप्पी दीपावली करेंगे, लेकिन एक बार एडवांस में हैप्पी दीपावली। और जो स्टूडेंट इन कोर्सेज के लिए या इन एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, करना चाहते हैं, तो वो आज ही हैवी डिस्काउंट के साथ जुड़िए, दिवाली डिस्काउंट कोड के साथ। ठीक है स्टूडेंट, इसी तरह के शानदार जानदार क्वेश्चन आप लोगों को रेगुलर मिलते रहेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।